नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर ट्रंप के ख़िलाफ़ क्या हो रहा है, ये आपने ख़बरों में भी देखा है। और आज भी हम आपको बताएंगे कि अमेरिका में ट्रंप के ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला जारी है, यानी नो किंग नारे अमेरिका में गूंज रहे हैं। और दूसरी तरफ गैर कानूनी तारके वतन के ख़िलाफ़ ट्रंप ने जो कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया है उसमें शिद्दत पैदा हो गई है। और ख़ुद ये कहा जा रहा है कि शिकागो, ख़ासतौर पर शिकागो आप देखेंगे जहाँ पर हैदराबादियों की कसीर तादाद आबाद है, वहाँ पर भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ख़ासतौर पर नौजवानों को गिरफ्तार करके पुलिस मुख्तलिफ मराकिज़ में उन्हें रवाना कर रही है। और दूसरी खबर जो अहम है वो खबर ये है कि यहाँ अगर आप देखेंगे जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में उस वक्त एक नया मोड़ आया जब HYC के सलमान खान ने, जिनका पर्चे नामजदगी मुस्तरद कर दिया गया था, जिनका पर्चे नामजदगी सिर्फ एक नहीं बल्कि 1, 2, 3, 4 पर्चे नामजदगियाँ मुस्तरद कर दी गई थी, उन्होंने अब BRS की तायद व हिमायत का ऐलान कर दिया है और BRS में शमूलियत का भी उन्होंने ऐलान किया है। इस तरह एक नया मोड़ इख्तियार कर गया है जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब। और देखना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी का क्या किरदार होता है। असदुद्दीन ओवैसी ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि हम कांग्रेस की तायद करते हैं, नवीन यादव की तायद करते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कुछ इस तरह की इत्तलात भी मिली थी कि बाद आज़ाद उम्मीदवार ख़ासतौर पर HYC के सलमान भी MIM का नाम ले रहे हैं, लेकिन अब HY सलमान ने वादे कर दिया है कि MIM से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है बल्कि वो BRS में शामिल हो चुके हैं और BRS उम्मीदवार जो हैं मागंटी सुनीता उनकी तायद व हिमायत करेंगे। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, क्योंकि आगे जो चंद घंटे हैं वह ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और 24 तारीख जो है शरिया सिर्फ वो पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख है, दस्तबरदारी की आखिरी तारीख है। तो बहरहाल ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में लेन देन तो चलता रहता है, यानी ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रहता है। सिक्कों तले लोग बिक जाते हैं, फ़रोख्त हो जाते हैं। तो बहरहाल ऐसा लगता है कि ना छोटा ना बड़ा, ना गली का ना दिल्ली का, तमाम के तमाम लीडर फ़रोख्त होने के लिए तैयार रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि सियासी पंडित कहते हैं, सियासी तज्ज़िया निगार कहते हैं। तो ये जुबली इसकी खबर रही। लेकिन अगर बिहार की हम बात करते हैं तो तेजस्वी यादव को एक तरफा तौर पर ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर के चेहरे के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिससे महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक में बेचैनी की कैफियत पाई जाती है। वैसे भी आपको बता दूं कि 243 रुकनी बिहार असेंबली के लिए 143 उम्मीदवारों की एक फहरिस्त RJD ने जारी की। उसके बाद फिर कांग्रेस और दूसरी जो जमातें उसमें उनमें बेचैनी पाई जाती है। तो बहरहाल ये ऐसी खबरें हैं। हम चलते हैं अशर यासिर की तरफ और पहले हम बात करेंगे बिहार की। क्या आखिर बिहार में क्या हो रहा है? देखिए, बिहार में अभी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। बिहार में जिस तरह से हम देख रहे थे कि महागठबंधन की जो एक रणनीति थी वो टूटती नज़र आ रही थी, महागठबंधन बिखरता नज़र आ रहा था। लेकिन अभी जो खबरें सामने आई हैं या कल शाम से जो खबरें चल रही हैं या हम जो वहाँ की तस्वीरें देख रहे हैं उससे ये नज़र आ रहा है कि जो बिखराव था अब वो कहीं ना कहीं जुड़ता जा रहा है। और जिस हिसाब से अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान के जादूगर कहे जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी क़यादत में अब जब से वो वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने काफ़ी सारी चेंजेस किए हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि बिहार के विपक्षी गठबंधन दल इंडिया अलायंस की भी नाराज़गी ख़त्म होती नज़र आ रही है। RJD की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है कि RJD कांग्रेस में सहमति बन गई और तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा चुन लिया गया है। इसका ऐलान भी बहुत जल्द हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज एक बड़ी तस्वीर सामने आती है जिसमें ये कहा जाता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है आज, जिसमें एक चेहरा, एक फ़ोटो लगाई जाती है, जो कि जिसमें सिर्फ तेजस्वी यादव की फ़ोटो लगाई जाती है। इसको लेकर के बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि महागठबंधन का जो तोड़ फोड़ थी, क्या बोलते हैं, जो कला थी, वो अब बिल्कुल खुल के सामने आने शुरू हो गई है। इसी के साथ पप्पू यादव का भी एक बयान सामने आता है। पप्पू यादव ये कहते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते तो इसका मतलब ये कि गठबंधन जीतेगा, और अगर गठबंधन जीता तो उसको जिताने वाले राहुल गांधी होंगे। तो ये भी चीज़ें देखी जा रही हैं कि राहुल गांधी का फ़ोटो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं लगाया गया। दूसरी चीज़ ये भी है कि वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि जिस हिसाब से
यहाँ के जो लोकल लीडर हैं, चूँकि बिहार के लीडर हैं तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव की फ़ोटो इस वजह से लगाई गई चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हीं के नाम पे हो रही है। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है लेकिन उन्हीं के नाम पे हो रही। दूसरी चीज़ और जो है कि अभी एक खबर और सामने आई है कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए नाचने वाले को उतार दिया है मैदान में, जिसका नाम है केसरी लाल यादव। तो अगर नाचने गाने वालों से आपको इतनी दिक्कत है तो आपने भी एक लोक गायिका हैं मैथिली ठाकुर, जिनको टिकट दिया है, तो वो भी तो नाचने गाने वाली हैं। और भी कई टिकट बिहार में दिए गए हैं जो कि कहीं ना कहीं फिल्म बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री उससे आते हैं, या उसमें सिर्फ आइटम सॉन्ग करने के लिए आते हैं। इस हिसाब से जो है चिराग पासवान की पार्टी ने भी एक महिला को टिकट दिया जो कि यही काम करती हैं जो काम केसरी लाल यादव करें। तो इस तरह के बयान देने से, जिस तरह हमने देखा कि बीच में वहाँ पे अमित शाह गए हुए थे, अमित शाह ने बोला कि गैंगस्टर के बेटे को टिकट दिया गया, मतलब शहाबुद्दीन के बेटे को, तो वहीं अनंत सिंह को टिकट दिया गया। अनंत सिंह तो उनसे बड़े कहीं अभी देखा जाए। अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का आपको सेक्रेटरी बनाया गया था, तो किसी ने कहा कि तड़ीपार के बेटे को ऐसा बनाया गया। नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉलिटिक्स से आपको तड़ीपार तो आपको किया गया था, लेकिन क्या आपके खिलाफ जुर्म साबित नहीं हो सका? बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से इस तरह के छोटे छोटे बयान दिए जाते हैं, ये कहने को छोटे बयान होते हैं लेकिन इसका असर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जिस तरह से बिहार में सीट बंटवारा हुआ था, मैंने आपने बहुत पहले 2-3 महीने पहले बैठ के यहाँ पे बात की थी, उसमें ये बोला भी था कि जब वहाँ पे सीट शेयरिंग का मामला सामने आएगा तो ये जो रायता ये बिखरता नजर आएगा। और वो अभी हमने देखा भी किस तरह से आरजेडी अलग घूम रही थी, कांग्रेस अलग घूम रही थी, कांग्रेस आरजेडी पे इल्ज़ाम लगा रही थी, आरजेडी कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगा रही थी। उसके बाद अब जब अशोक गहलोत वहाँ पे गए, उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की, आरजेडी के जो बड़े लीडर्स हैं उनसे मुलाकात की, कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं उनसे मुलाकात की, तो अब जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे अहम चीज़ ये है कि इसमें तेजस्वी यादव को सीएम फेस के कैंडिडेट के तौर पे दिखाया जाएगा और इसकी ऑफिशियल जो है क्या बोलते हैं, इसका ऑफिशियल ऐलान किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। एक हमारे सीनियर हुआ करते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जो कि स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी बने थे, मशकूर उस्मानी। पिछले बार मशकूर उस्मानी को कांग्रेस ने टिकट दिया था जाले विधानसभा से, इस बार जाले विधानसभा से टिकट दिया गया सरफराज को। सरफराज के ऊपर कंट्रोवर्सी पैदा हुई, सरफराज का नाम जो है नाम वापस ले लिया गया कांग्रेस की तरफ से। तो हम सब लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब मशकूर उस्मानी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन मशकूर उस्मानी को टिकट ना दे करके एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया गया जिसने लास्ट टाइम जब 2020 का चुनाव हुआ था उसमें मशकूर उस्मानी को ये बोला था कि जिन्ना समर्थक लोग हैं उसकी वजह से मशकूर उस्मानी हारे थे। इस बार आरजेडी ने उसे ही उस सीट से टिकट दिया है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा वो है कि आपके जो लीडर आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, मशकूर उस्मानी बहुत अच्छे वोट्स लेकर के आए थे उसके बाद वो हार गए थे, देन फिर उन्होंने 5 साल तक कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है और अब आप उनको टिकट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं इसकी अभी तक वजह सामने नहीं आई है। और टिकट जो दिया गया नहीं दिया गया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस इंसान को टिकट दिया गया है उससे वहाँ पे लोगों के बीच एक ऐसी चीज़ पैदा हो रही है कि भाई आपने 5 साल तक कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, तब कांग्रेस पार्टी को कहीं नज़र नहीं आया कि आप जिन्ना समर्थक हैं। एक वो इंसान जिसने बयान दिया था आपके खिलाफ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपना चुनाव हारे हैं, उसको आरजेडी ने उसी से टिकट दिया और आरजेडी और कांग्रेस वहाँ पे गठबंधन में। तो आखिर ये किस तरह का गठबंधन है जो एक ऐसे लीडर को टिकट नहीं देने दे रहा जो कि वहाँ पे काम कर रहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक बिहार की सियासत का सवाल है, अब देखना ये है कि बिहार की सियासत में बाहर आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि 20 सालों से आपने देखा कि किस तरह नीतीश कुमार और थे चीफ मिनिस्ट्री पर चिपके हुए हैं और अब तो उनके जो सेहत है वो भी अजीब गरीब दिखाई देती है। और यहाँ तक उनके बारे में कहा है कि बीजेपी उन्हें स्लो पैसन दे रही है, इस तरह की खबरें भी मंजरेआम पर आई थी। लेकिन जहाँ तक बिहार के चीफ मिनिस्टर के बेटे का सवाल है, उन्होंने बेटे को भी मैदान में उतारने का ऐलान किया था, लेकिन अभी भी उनका कहीं नाम नज़र नहीं आता। अब देखना
ये है कि वो अपने बाप की किस तरह खिदमत करते हैं और जो बाप ने मेहनत की है उसके मेहनत को पर पानी फेरते हैं या फिर मेहनत को आगे बढ़ाते हैं, ये अहम सवाल है। लेकिन जहाँ तक तेजस्वी यादव का सवाल है, तेजस्वी यादव कम उम्र है और हरकती है, डायनामिक है और आवाम में घुल मिल जाते हैं और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो आवाम से हमदर्दी रखते हैं। उन्होंने कई एक वादे भी किए हैं, जिसमें आपको बता दूं कि जो कंट्रैक्ट पर काम करते हैं उन मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने का भी उन्होंने ऐलान किया है, वादा किया है अगर आरजेडी कांग्रेस इक़्तिदार में आती है। पिछले इंतखाबात में आपने देखा कि सिर्फ 20 हल्कों की वजह से उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा था और 20 हल्कों में किस तरह का हेरा फेरी की गई थी, बाद में ये इत्तलात मंजर-ए-आम पर आई। वोट चोरी के जो इल्ज़ामात राहुल गांधी ने हालिया अरसे के दौरान मोदी और इलेक्शन कमीशन पर आयद किए थे, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर आयद किए थे, उसमें सच्चाई भी नज़र आई है। आपने देखा कि किस तरह 2 दिन कबल ही राज ठाकरे ने, जो एमएनएस के सरबराह है, उद्धव ठाकरे के चाचाजाद भाई है, उन्होंने भी ये इल्ज़ाम आयद किया था इलेक्शन कमीशन पर के मुकामी इदारों के इंतखाबात से कबल ही 95 लाख फर्जी वोटर्स के नाम शामिल कर दिए गए हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह बीएमसी के इंतखाबात को भी यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये सोचना यह है कि ठाकरे ब्रदर्स क्या करते हैं, कांग्रेस क्या करती है, एनसीपी शरद पवार क्या करता है, क्योंकि अगर आप बदनवानी बड़े पैमाने पर करते हैं, झूठे और फर्जी यानी बोगस जो नाम है वो अगर शामिल करते हैं तो जमहूरियत के साथ साथ अपोजिशन पार्टियों को भी नुकसान पहुंचता है और जो उम्मीदवार कामयाब होता है उसे नाकाम बनाया जाता है या नाकाम बता दिया जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक है। लेकिन जहाँ तक नाज़रीन आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का सवाल है या फिर आसाम के चीफ मिनिस्टर का सवाल है, ऐसा लगता है इन दोनों में फ़िरका परस्ती के लिए बड़ा मुकाबला चल रहा है। दोनों ये देखते हैं कि हम एंटी मुस्लिम बयानात सबसे ज़्यादा देते हैं या तुम देते हो, हम जहर ज़्यादा उगलते हैं या तुम ज़्यादा उगलते हो, हम इश्तियाल अंगेज़ी ज़्यादा करते हो या तुम इश्तियाल अंगेज़ी ज़्यादा करते हो, और हम जानशीन बनेंगे मोदी जी के या तुम बनोगे। तो ये मुकाबला चल रहा है आसाम के चीफ मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, और ये जहर उगलने का काम बड़े अच्छे अंदाज में करते हैं। और आपको ये बता दूं कि इन्हें ना साइंस टेक्नोलॉजी से कोई यानी नॉलेज है और ना ही तारीख से ये वाकफियत रखते हैं, और हम पूरे चैलेंज से कह सकते हैं हिंदुस्तानी तारीख तो इनको पता ही नहीं चलती। अब कल ही आपने देखा कि किस तरह योगी आदित्यनाथ ने झटके के गोश्त खाने और हलाल जो प्रोडक्ट है उनका बाइकाट करने की अपील की थी। आप अंदाज़ा कीजिए कि दुनिया में जो भी बेवकूफ़ होता है वो अच्छी चीज़ों से इनकार करता है और बुरी चीज़ों का को कबूल करता है। तो आप अंदाज़ा कर दें कि अगर आप किसी लोहार के या लोहार की भट्टी के पास बैठेंगे तो यकीनन आपके कपड़े जो है वो सियाह हो जाएंगे, और अगर आप किसी अतर फ़रोख्त करने या अतर फरोश के पास बैठेंगे तो यकीन मानिए कि आप के वजूद में वजूद से खुशबू आने लगेगी। तो बहरहाल योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि झटके का गोश्त खाइए, लेकिन जो हलाल प्रोडक्ट है, हलाल सर्टिफिकेशन जो जारी किया जाता है उससे बचिए, क्योंकि ये पैसा जो है वो दहशतगर्दों को जा रहा है। इनके आगा ने भी यही बात की थी जब नोटबंदी नाफिज की थी और कहा था कि नोटबंदी करना ज़रूरी है क्योंकि जाली नोटों का चलन आम हो गया है, दहशतगर्दी की फंडिंग हो रही है, इस तरह और ब्लैक मनी में इजाफा हो रहा है। इस तरह के इनके आगा ने बात की थी, फिर नोटबंदी अचानक नाफिज कर दी थी और जब गिनती हुई तो 99.9% जो पैसा है वो वापस आ गया। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये लोग इस कदर झूठ बोलते हैं, ऐसा लगता है कि सच्चा भी परेशान हो जाता है। हैदराबाद में एक मुहावरा है, लेकिन बदतमीज़ी होगी अगर यहाँ सुनाया जाए तो मैं आपको सिर्फ इशारा देता हूँ, आप समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि झूठ इस कदर यानी माहिराना अंदाज में बोलते हैं कि सच्चा परेशान हो जाए, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं है। ये लोग बदनाम हो रहे हैं, आलमी सतह पर इमेज ख़राब हो रहा है, अवाम में इनका इमेज ख़राब हो रहा है और इनके इल्म पर सवालात उठ रहे हैं और इन्हें गोबर खाने का मशवरा दिया जा रहा है। यासिर देखिए, सबसे अहम चीज़ तो ये जो आपने बोली अभी कि योगी आदित्यनाथ एक बयान देते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट वाला कोई भी सामान नहीं बेचा जाएगा उत्तर प्रदेश में। दूसरी चीज़ ये कि उत्तर प्रदेश से एक ही दिन में 2 ऐसी खबरें सामने आती हैं कि एक बुज़ुर्ग को जिसके हाथ से पानी गिर गया था उसको स्वर्ण जो जातियां हैं, ऊंची जाति के लोगों ने सोचा कि इसने पेशाब किए तो वो पानी उसके ज़बान से साफ करवाया गया। ये लखनऊ की घटना है। दूसरी एक घटना और है जहाँ पे एक बच्चे को स्कूल के प्रिंसिपल ने मारा और मार करके बोला कि तुम यादव हो, तुम्हें पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना, तुम जाके भैंस चराओगे, आगे चल के तुम भैंस ही चराओगे। तो इस तरह की घटनाएं भी उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। इस तरह की घटना के लिए ना तो योगी आदित्यनाथ बोलेंगे, ना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, चूँकि इस तरह की घटनाओं जो करते हैं, जो इसको अंजाम देते हैं,
वो लोग उनके कोर वोटर्स माने जाते हैं। अच्छा, दूसरी आप तो चीज़ देखिए कि जैसा कि आपने कहा है कि बच्चे को मारा जा रहा है यादों, सिर्फ यादों होने की वजह से कि तुम नहीं पढ़ सकते, जाओ भैंस चलाओ। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जो यादव्स हैं, यादव्स कई आला ओहदों पर फायज हैं, और ये जो बेवकूफ़ हैं, ये कहते हैं कि लफ्ज़ जिहाद करते हैं, तब्दीली मज़हब करते हैं। अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो वो तब्दीली मज़हब नहीं तो क्या करेंगे, बताइए आप। बिल्कुल जो है तब्दीली मज़हब करेंगे। उसके बाद फिर आप एक कम्युनिटी पे इल्ज़ाम लगाएंगे, जिस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी पे लगाया जाता है कि ये लोग जो है धर्म परिवर्तन कराते हैं, बहुत पैसा देते हैं। एक इंसान, एक ऐसी फैमिली है जिसको हर वक्त टॉर्चर किया जा रहा है, ना उसको काम करने की इजाज़त दी जा रही है, ना वो बाहर निकल सकते हैं। तो एक कम्युनिटी आती है, उनको हेल्प करती है, उनके बच्चों को एजुकेट करती है, उसके बाद उन्हें खाने पीने का पैसा देती है। फिर वो अगर उस कम्युनिटी से खुश होकर के उसकी तरफ जाते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि डरा धमका के, लालच दे करके उनका धर्म परिवर्तन करा जा रहा है। दूसरी चीज़ आपने अभी बोली कि जब देश में नोटबंदी हुई थी, उस दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये बोला था कि ये जो नोट हैं इससे काला बाजारी बहुत बढ़ रही है और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। इससे जो है जो क्या बोलते हैं स्विस बैंक में जो काला पैसा है वो बढ़ रहा है, दहशतगर्दी की फंडिंग हो रही, बहुत सारी बातें कही गई थी। उसके बाद हमने देखा कि 2000 का नोट निकाला जाता है। 2000 का नोट बहुत टाइम के बाद, कुछ टाइम ही चलता है, वो बंद कर दिया जाता है। अब आप ये बताइए कि आपका पैसा खुद बैंक में जमा है, आपको 2000 का नोट दिया जा रहा है, आप अकेले नहीं हैं, पूरा हिंदुस्तान उस वक्त परेशान है कि पैसा नहीं है उसके पास, और 2000 का नोट आप 100 रुपये के कोई सामान लेंगे और छुट्टा देगा आपको। दूसरी चीज़ ये कि आपने मैनेजमेंट नहीं किया। तीसरी एक अहम बात यह आती है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में ये बोल रहे थे आप सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएगा, और ये 15 लाख रुपए कहाँ से आएगा, जो स्विस बैंक में पैसा जमा है वो आएगा। अभी रिपोर्ट सामने आती है कि वो जो स्विस बैंक वाला पैसा था वो 3 गुना बढ़ गया, मतलब 15-45 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा, लेकिन अभी तक 15 ही लाख नहीं आया। तो आखिर वो पैसा क्यों नहीं निकाला गया है, ये भी बात होनी चाहिए, ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जो आप झूठे वादे करके आए थे, इतने लाख नौकरियां देंगे, इतने करोड़ नौकरियां देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, रुपया गिरता है तो हमारा राजस्व हो रहा होता है, और इतनी महंगाई बढ़ गई है, मीट जो लोग खाते हैं उनको मीट इतना ज़्यादा महंगा मिल रहा है, आपने तो मीट बंद ही करवा दिया। आपने जो लोग मीट ले जा रहे हैं उन पे उनको आप मरवा देते हैं। ऐसे लोग हैं जो उनको मारते हैं, उसके बाद आपकी सरकार जिस प्रदेश में सत्ता में होती है उनको पर कोई उस तरह की कार्रवाई नहीं करती है। इनफैक्ट फिर कोर्ट को आकर के जो कोर्ट है वहाँ का, उसे आकर के बोलना पड़ता है कि इस तरह की चीज़ें मत कीजिए। लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि जो कोर्ट ने बोला था उन चीज़ों को माना जाएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार मानेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। और दूसरी बात नाज़रीन आपको बता दूं कि इस तरह के जो फ़िरका परस्त दरिंदे हैं उन्हें तो यकीन मानिए कि लात मार कर इख्तिदार से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो इख्तिदार के काबिल ही नहीं है। ये इंसानों को मजहबी बुनियाद पर तकसीम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, और इस तरह की हरकतें करते हुए हिंदुस्तान को की बदनामी का बायस बन रहे हैं। वैसे में नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक़ हमारी रियासत तेलंगाना की असम्बली से है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कम अज़ कम 10 BRS अरकान असम्बली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत इख्तियार नहीं की, बल्कि BRS से ख़ुद को दूर कर लिया। और उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हिदायत स्पीकर के नाम दी थी, अब स्पीकर उनके खिलाफ आज से प्रोसीडिंग शुरू कर रहे हैं। और वैसे भी आप स्पीकर जी प्रसाद बारबाडोस के दौरे पर थे, आज वो पहुँच रहे हैं, और उसके बाद से ही ये कहा जाता है कि कल तक कम अज़ कम 4 अरकान असम्बली के किस्मत का फैसला कर दिया जाएगा। और ऐसे 2 अरकान असम्बली है जिसमें डी डांगेंद्र भी शामिल है, उन्होंने एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया है। 8 अरकान असम्बली ने वजाहत भी कर दी है और एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि आखिर उन्होंने क्यों BRS से दूरी इख्तियार की है। इन लोगों ने पहले भी कहा है कि हम कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, बल्कि BRS से दूरी इख्तियार किए हुए हैं, और आज भी हम BRS के अरकान असम्बली हैं। तो अब देखना यह है कि इनकी खिदमत का फैसला क्या होता है, क्या उनके खिलाफ कानून इनहराफ का इतलाक़ किया जाता है या नहीं किया जाता है, या फिर अलहदा ग्रुप के तौर पर उन्हें तस्लीम किया जाता है। लेकिन अलहदा ग्रुप के लिए कम अज़ कम 15 अरकान असम्बली ज़रूरी है। अब देखना यह है कि 5 अरकान असम्बली BRS के क्या शामिल होते हैं कांग्रेस में या नहीं होते, ये भी एक अहम सवाल है। वैसे में नाज़रीन आप अंदाज़ा कीजिए कि जहाँ तक रियासत तेलंगाना की सियासत है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इन्होंने और कांग्रेस हुकूमत ने कई ये स्कीमात का ऐलान किया है, कई बहबूदी स्कीमात का ऐलान किया, लेकिन आज अब ये कहा जा रहा है कि फ़ंड्स की कमी
कमी है। और वैसे भी जुबली हिल्स जो ज़िमनी इंतखाबात है उसमें जो तकारीर हो रही हैं, चाहे वो BRS के कायदीन हो या फिर BJP के कायदीन हो, तमाम के तमाम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को निशाना बना रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जुबली हिल्स का जो हल्का है वो फिल वक्त एक विखार की नशिस्त बन गई है और कांग्रेस से लेकर BRS की भी इज्जत दाव पर लगी हुई है और असदुद्दीन ओवैसी की इज्जत भी बहुत ज़्यादा दाव पर लगी हुई है, क्योंकि वो कांग्रेस की तायद कर रहे हैं। अब देखना है कि वो जिस उम्मीदवार की तायद कर रहे हैं वो कामयाब होता है या नहीं होता है। लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तो आपको बता दूं कि अमेरिका में पकड़ धकड़ का जो सिलसिला है या गिरफ्तारियों का सिलसिला है गैर कानूनी तारकीन वतन, वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। और ऐसा लगता है कि जो बच्चे ख़ासतौर पर जो तेलंगाना हैदराबाद के बच्चे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। इस सिलसिले में शिकागो से भी हमें इत्तलात मिल रही हैं। अब देखना ये है कि वहाँ जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल करने के लिए गए हैं। आज तो यह है कि अगर ग्रीन कार्ड होल्डर हो तो उसके भी बहुत ही चेकिंग सख्ती के साथ की जा रही है। तो ये है अमेरिका के हालात। यहाँ तक कि वहाँ के जो मुकामी हैं यानी शहरी है, पैदाइशी तौर पर जो अमेरिकन्स है, जो गोरे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और जब उन्हें पता चलता है पुलिस को कि ये तो अमेरिकी है, तो ये तो गोरा है, तो फिर यकीन मानिए उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। देखिए, सबसे अहम चीज़ ये कि जब से ये दूसरी बार ट्रंप जीत करके प्रेसिडेंट बने हैं, तब से बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो अमेरिका में रह रहे गैर मुल्की लोगों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। जी जी। और उसमें हम अगर बात करें तो हिंदुस्तान के जो लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के ट्रंप के जो इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट के, उसमें ट्रंप का साथ दिया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश में उनके लिए बाकायदा प्रेयर्स हुई थी कि ट्रंप को जीत करके आना चाहिए, और ट्रंप जीत करके आ गए। उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया है सभी के सामने। जी जी। और अभी ट्रंप का एक बयान और सामने आया है सर कि उन्होंने कहा है कि मेरी मोदी जी से बात हो गई है, भारत इस साल के आखिर तक रूस से तेल लेना बंद कर देगा, जो अभी तेल ले रहा है वो बंद कर देगा। इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमने दोनों देशों को युद्ध रुकवाया, काफ़ी ज़्यादा युद्ध रुकवा दिए, 8 युद्ध रुकवा दिए हैं। ट्रंप इस तरह के बयान दे रहे हैं और ट्रंप के जो बयान हैं और या फिर ट्रंप के जो पॉलिसीज़ हैं उनका विरोध अमेरिका में बहुत ही खुले तौर पे हो रहा है। और अगर उसी तरह के पॉलिसीज़ का हमारे देश में विरोध होना शुरू हो जाए तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की अच्छी खासी आबादी जेल में होगी। इस तरह की सूरत हाल है अभी अमेरिका में चूँकि एक ऐसा कानून है जिस हिसाब से जो उसका विरोध करता है तो एक अलग वे में देखा जाता है, जमहूरियत के तौर पर, जमहूरियत के तौर। उसको जो है देशद्रोही का इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता है, उसको ये नहीं कहा जाता कि तुम्हारी फंडिंग चाइना से हो रही है, उसको ये नहीं कहा जाता तुम्हारी फंडिंग अमेरिका से हो रही है, उसको ये नहीं कहा जाता कि तुम्हारे रिलेशन पाकिस्तान में। इस तरह की चीज़ें हिंदुस्तान में ही की जाती हैं। और हिंदुस्तान क्या, एशिया के जितने भी मुल्क हैं उन सब में इस तरह के अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपके ऊपर गोलियां चलने का भी डर रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से वहाँ पे विरोध हो रहा, हमने देखा एवरी संडे वहाँ पे एक अच्छा खासी आवाम निकलती है, लाखों की तादाद में आवाम निकलती है जो कि ट्रंप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही होती है। और वहाँ की पुलिस बाकायदगी से वहाँ का ट्रैफिक निज़ाम सही कर रही होती है और उनके रूट्स को डाइवर्ट किया जाता है। तो आप ये देखिए कि अगर हिंदुस्तान में इस तरह की चीज़ें हों तो आप इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको काफ़ी परमिशन लेनी पड़ेंगी। अगर आपको परमिशन नहीं मिली फिर भी आपने किया तो फिर आपके साथ बरेली वाला हाल होगा कि आप पे लाठीचार्ज कर दिया जाएगा, इतने लोग जो है जेल में बंद कर दिए जाएंगे, कितने नामालूम अफराद पे जो है क्या बोलते हैं FIR दर्ज कर दी जाएगी, केस कर दिए जाएंगे। तो जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े लोगों ने ट्रंप की वो की थी कि ट्रंप को दोबारा से राष्ट्रपति बन के जो है सीट पे बैठना चाहिए, तो अब वो राष्ट्रपति बन के बैठ गए हैं। सबसे बड़ा जो उन्होंने हाथ रखा है सबसे पहले हिंदुस्तान पे रखा है। जो इलीगल लोग थे उन्होंने हिंदुस्तान किस तरह पहुंचा है सभी के सामने है। उसके बाद फिर नए नए टैरिफ लगा करके हिंदुस्तान को परेशान किया गया। उसके बाद फिर जो सरकार का कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये कहना है कि जो युद्ध रुकवाया गया था उसमें ट्रंप का कोई योगदान नहीं था, लेकिन ट्रंप इस बात को कह रहे हैं। चूंकि ट्रंप का ट्वीट पहले आया था इस वजह से लोगों ने उनकी बात को माना भी कि वो जो कह रहे हैं शायद वो ठीक कह रहे होंगे। अभी तो मुझे लग रहा है 55-56 बार कह चुके हैं वो कि हमने दोनों देशों के युद्ध रुकवाए हैं। तो अब ये भी देखना है हमें कि देश के प्रधानमंत्री से अभी उन्होंने दीपावली पे बात की थी
और बहुत लंबी चौड़ी बात हुई थी। लेकिन वार्निंग भी दी है, वार्निंग भी दी जंग नहीं करना चाहिए, वार्निंग भी दी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने तिजारत की धमकी देते हुए इन दोनों के दरमियान जंग रुकवाई है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।